बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान। जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। Namaskar friends, last time I was discussed with you the ratio analysis chapters. In these chapters discuss 12 ratios. Number 1 GP ratio, number 2 NP ratio, number 3 stock turnover ratio, number 4 operating ratio, number 5 current ratio, number 6 liquid ratio, number 7 acid test ratio, number 8 rate of return on employed capital, number 9 rate of return on shareholder fund, number 10 rate of return on equity shareholder fund, 11 rate of return on equity capital, and number 12 debt equity ratio. एक क्वेश्चन था कि डेब्ट इक्विटी रेशियो है, इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अपॉन ओनर फंड्स मल्टीप्लाई 100। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का दूसरा नाम है डेब्ट, तो कई लोग लिखते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो चलेगा। इज इट क्लियर? ओके, ये 12 रेशियो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। देन आई विल गो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर्स एंड नेक्स्ट रेशियो 30 नंबर, जिसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशियोज। प्रोप्राइटर मीन्स ओनर्स, प्रोप्राइटरी रेशियोज। तो इसकी फॉर्मूला है ओनर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई 100। 100 आपको मालूम है, क्योंकि कोई भी आंसर परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। देन यू नो द ओनर फंड्स। ओनर फंड्स मीन्स प्रोप्राइटरी फंड्स, shareholder funds, net worth, all are the equal words. In these owner funds, last time I was discussed with you, how many items are included in the owner fund? 5. Number 1 equity capital, number 2 preference capital, number 3 share premium, number 4 reserve, number 5 P&L account, then less fictitious assets. Is it clear? So this is the second time words. Then next one is the total assets. Sometimes you are confused, what do you mean by total assets? So balance sheet asset sides total. This is a balance sheet, liability side and asset side. Asset side, all the assets total, it is called the total assets. Balance sheet asset side total. But you are not consider fictitious assets. In total assets, you are not consider the fictitious assets. Some person says it is called the real assets. So you are not consider the fictitious. I say how to find out it. So please, total assets is equal to what? So balance sheet asset side minus fictitious assets। बैलेंस शीट एसेट साइड्स का टोटल करो, इसमें fictitious assets which is not real assets उसको माइनस कर दो। अंडरस्टैंड? तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब मान लो कि रेशियो आया 30% आंसर आया। फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, टोटल एसेट्स मीन्स व्हाट? बैलेंस शीट एसेट साइड की सभी प्रकार की एसेट्स का टोटल, बट यू आर नॉट कंसीडर द फिक्टिशियस एसेट्स। इसमें फिक्टिशियस नहीं लेना, तो एसेट साइड का टोटल कर दो, इसमें से फिक्टिशियस को माइनस कर दो। इज इट क्लियर? फिक्टिशियस में क्या क्या आ सकता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अंडरस्टैंड? ओके, मान लो कि यह आंसर आया 30%। तो ये क्या है, ये क्या बताता है? तो the ratio shows relation between owner fund and total assets. Means in total assets
हाउ मेनी परसेंट ओनर फंड्स, यानी कि ये ओनर फंड्स और टोटल एसेट्स के बीच का रिलेशन बताता है। ये बिजनेस की जो टोटल एसेट्स हैं इसके अंदर ओनर फंड कितने परसेंट है, मालिक के रुपये कितने हैं वो बताता है। व्हेन द रेशियोज इंक्रीज सो इट इज गुड। यदि हमारे बिजनेस में हमारे खुद के पैसे ज़्यादा है तो यू हैव नो रिस्क ऑफ द इंटरेस्ट, आपको रिसेशन यानी मंदी की कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होती, यानी रेशियो इंक्रीज हो तो अच्छा है। इज इट क्लियर? बिकॉज क्रिएट द सेफ्टी इन द बिजनेस। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद हम जा रहे हैं 14 नंबर वाला रेशियो 1:4। डियरली देखिए 1:4 जिसका नाम है लॉन्ग टर्म फंड्स with fixed assets ratio, लॉन्ग टर्म फंड्स विथ फिक्स एसेट्स रेशियो। इसकी फॉर्मूला समझ लो, लॉन्ग टर्म फंड्स अपॉन फिक्स एसेट्स मल्टीप्लाई 100 लिखते हैं क्योंकि आंसर इन परसेंटेज। अब लॉन्ग टर्म फंड्स का दूसरा नाम क्या है तो समझ लीजिए, हमने पढ़ाया था लॉन्ग टर्म फंड, इसका दूसरा नाम है एम्प्लॉयड कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड, बोथ आर द सेम वर्ड्स। अब याद करो, एम्प्लॉयड कैपिटल का दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म फंड्स। इसमें हाउ मेनी आइटम्स आर इंक्लूडिंग दिस लॉन्ग टर्म फंड्स और एम्प्लॉयड कैपिटल? 7। नंबर 1 इज दैट इक्विटी, प्रेफरेंस, शेयर प्रीमियम, रिजर्व, P&L account credit, debentures, loan and minus fictitious. That's finished. Understand? Okay, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कशन में ले लिया था, लास्ट लेक्चर में। देखना यहाँ एक टेक्निकल वर्ड याद रखना, लॉन्ग टर्म फंड्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोथ आर द डिफरेंट मैटर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म फंड दोनों में डिफरेंट है भैया। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दो ही चीज आती है, एक आता है डिवेंचर और दूसरे आता है टेकन द लोन। और लॉन्ग टर्म फंड्स में 7 आइटम आती है, ये दोनों डिफरेंट है, याद रखना। अंडरस्टैंड? इसके बाद फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में क्या आ सकता है तो फिक्स एसेट्स में याद रखना लैंड, जमीन है, बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग यानी मकान है, फर्नीचर, देन प्लांट यानी यंत्र है, देन मशीन, बोथ आर द डिफरेंट मशीन, देन इन्वेस्टमेंट, यदि इन्वेस्टमेंट में टेम्परली वर्ड लिखा हो, काम चलाऊ हो, तो इसको करंट एसेट्स मानते हैं। मगर अकेला इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा, ओनली मेंशन द इन्वेस्टमेंट वर्ड, सो दैट टाइम इट इज अ फिक्स एसेट्स। इज इट क्लियर? सो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, प्लांट, मशीन, इन्वेस्टमेंट ये तो है। इसके अलावा यू सी द गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, देन द कॉपीराइट, ये सभी फिक्स एसेट्स है। आप बोलेंगे कि सर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल आर द इंटेंजिबल एसेट्स। यस, आई एम एग्री विथ यू, all are the intangible, patent, trademark, copyright, goodwill, 4 are the intangible assets, but it is a fix. When you are calculate the fixed assets, so that time you are consider the
intangible assets because it is a long term assets. Is it clear? So land, building, furniture, plant, machine, investment, and then the patent, trademark, copyright, goodwill, all are the total. It is called the fixed assets. तो ये रेशियो हो गया. तो लॉन्ग टर्म फंड्स अपॉन फिक्स एसेट्स मल्टीप्लाई 100. इज इट क्लियर? तो जो फिक्स एसेट्स है इसमें लॉन्ग टर्म फंड्स कितने इन्वेस्ट किए हैं, यदि इंक्रीज होता है तो अच्छा है क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड्स है. इज इट क्लियर? ओके, देन यू विल गो फ्रॉम द रेशियो नंबर 15. My dear, 15 number ratios, you see the 15 number ratios. Yes. इसको बोलते हैं गियरिंग रेशियो. गियरिंग रेशियो. I say the spelling is that GEARING. गियरिंग. कई लोग इसको बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो. बोथ आर द सेम. गियरिंग का मतलब है मूवमेंट होना. गियरिंग मीन्स मूवमेंट. हाउ मेनी आइटम्स मूवमेंट, कितनी चीजों की मूवमेंट? तो 2. विच? तो नंबर 1 प्लीज, फॉर्मूला इज दैट फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कैपिटल अपॉन फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कैपिटल अपॉन इक्विटी कैपिटल डिवाइड बाय इक्विटी capital. Yes, your answer in times. आंसर किस में मिलता है? तो टाइम्स में मिलता है. आंसर इन टाइम्स. यस. अब इक्विटी कैपिटल आपको ऑलरेडी सम्स में दे दी होगी. इक्विटी कैपिटल इज मेंशन इन द लायबिलिटी साइड. कंफर्म. विदाउट इक्विटी कैपिटल कंपनी इज नॉट पॉसिबल इन द वर्ल्ड. अंडरस्टैंड? सो रिमेंबर इट. तो इक्विटी कैपिटल इज ऑलरेडी मेंशन, सो यू आर कंसीडर इट. देन फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कैपिटल. इंटरेस्ट रेट एंड डिविडेंड रेट आर फिक्स ऑन दिस कैपिटल. हाउ मेनी आइटम्स? तो 3. नंबर 1 प्लीज. इसमें क्या क्या आ सकता है? तो मैं लिख रहा हूं भैया फिक्स्ड interest and dividend capital. Here number 1 preference capital. Number 2 debentures and number 3 percentile loan. परसेंटेज लॉन. 3 आइटम्स हैं. इसका नाम है फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कैपिटल. दुनिया का कोई भी बैलेंस शीट देख लीजिए भैया, प्रेफरेंस कैपिटल के आगे परसेंटेज होगा. परसेंटेज मेंशन इन प्रेफरेंस कैपिटल. ये क्या बताता है? तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिविडेंड. ये फिक्स होता है, क्यूमुलेटिव होता है, फिक्स होता है. कई शेयर प्रेफरेंस क्यूमुलेटिव होता है तो इस पर देना पड़ता है. आज नहीं तो कल देना पड़ता है. फिक्स है. डिबेंचर्स के आगे परसेंटेज होता है. इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये ब्याज है, कंफर्म देना पड़ता है. फिक्स है बिकॉज इट इज अ बोरोड कैपिटल. यदि आपको लोन दी है, व्हेन यू सी द बैलेंस शीट एंड मेंशन द लोन इन द लायबिलिटी साइड, बट यू सी हियर मेंशन द परसेंटेज, या सो दैट टाइम यू कंसीडर द इंटरेस्ट, अदरवाइज है नो. यदि आपको बैलेंस शीट में लोन दी है, बोले हाँ लायबिलिटी साइड हाँ, तो इसमें परसेंटेज है हाँ, तो ही इसका ब्याज कंसीडर करो. नहीं है तो नहीं करना है. तो 3 चीज, एक प्रेफरेंस कैपिटल, दूसरा डिबेंचर और परसेंटेज लिखा है. सॉरी माफ करना, परसेंटेज लिखा है लोन के आगे, तो ही ये लोन लेनी है, बाकी नहीं लेनी है. हाउ मेनी आइटम्स? 3. नंबर 1 एक तो प्रेफरेंस कैपिटल को ले लेना है. नंबर 2 डिबेंचर को लेना है. लायबिलिटी साइड लोन है हाँ है, देखो परसेंटेज है हाँ है, तो इसको लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है. अंडरस्टैंड? तो ये तीनों का टोटल करके लिख दो तो आपको मिल जाएगा आंसर. मान लो कि आंसर मिल गया 3. आप लिख सकते हो. मान लो कि आपको लिखना है कि टाइम्स नहीं लिखना है सर,
तो आप इस टू भी लिख सकते हो, इस टू, सॉरी मोस्ट प्रोबेबल लोग इस टू लिखते हैं, तो हम इस टू में जाएंगे, देखो इस टू, यस। तो आंसर इस टू में मिला, तो देख लो, मान लो कि आंसर आया 3, तो इसके पीछे लिखना है 3:1। ये क्या बताता है? तो दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। फिक्स इंटरेस्ट वाली कैपिटल 3 है और इक्विटी कैपिटल ओनली 1 है। भैया ऐसा नहीं चलता। व्हेन द रेशियोज इंक्रीज, सो इट इज नॉट गुड, बिकॉज क्रिएट द रिस्क इन द बिजनेस, and in the recession period the business have a lots of problem. यदि मंदी होती तो इस पर ब्याज और इंटरेस्ट कंफर्म देना पड़ता है। यदि ऐसी कैपिटल ज़्यादा हो तो मंदी की कंडीशन में पैसे कहाँ से लाएंगे? तो क्रिटिकल कंडीशन वर्किंग कैपिटल में क्रिएट होती है, इसलिए रेशियो ज़्यादा है तो अच्छा नहीं है। इसका आंसर इस टू में लाना, इस टू में, यस। इज इट क्लियर? कंफर्म ना? ओके। तो अब हम जा रहे हैं रेशियो नंबर 16, जिसका नाम है अर्निंग पर शेयर, जिसको बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर क्या इनकम है, क्या कमानी है, वो फॉर्मूला क्या है? तो PAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इज इट क्लियर? PAT का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमने देख लिया, टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट। प्रेफरेंस डिविडेंड, यदि प्रेफरेंस कैपिटल हो तो कैलकुलेट करके लिख दो। नीचे लिखना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि शेयर की संख्या लिखनी है। 10,000 15,000 दी होगी, लिख दो। आपको आंसर मिला 4 रुपीस, देखिए 4 रुपया। तो ये क्या बताता है? तो यू हैव अ 4 रुपीस डिविडेंड ऑन पर इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर पर आपको 4 रुपये का डिविडेंड मिलता है। यदि रेशियो ज़्यादा है तो अच्छा है, क्योंकि कंपनी की गुडविल बताता है। इज इट क्लियर? देखिए ना, पर शेयर अर्निंग का मतलब है कमानी होती है, यानी पर शेयर डिविडेंड होता है। डिविडेंड का मतलब क्या है? तो इट अलॉटमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का अलॉटमेंट है। तो प्रॉफिट में एक इक्विटी शेयर वाले को 4 रुपया मिलता है, इसको बोलते हैं एक शेयर पर 4 रुपया डिविडेंड है। दिस इज द गुड रेशियो, ये बहुत अच्छा है। देन यू विल गो फ्रॉम द 17 नंबर रेशियो, जिसका नाम है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला समझ लो, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। हियर आंसर इन टाइम्स, यहां आंसर आता है टाइम्स में। यस, दिस इज द शॉर्ट वे। सेल्स हमने पढ़ लिया है, आपको सम्स में सेल्स दिया हो तो ले लेना है, दिया ही होगा। टोटल एसेट्स लास्ट अभी 5 मिनट पहले पढ़ गए। Total assets means what? Balance sheet assets is total minus fictitious. You are not consider the fictitious because those are not real assets. Understand? तो इसका आंसर आ गया। 18 नंबर देखते हैं, 18 नंबर रेशियोज। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो सेम है भैया। फॉर्मूला सेल्स अपॉन फिक्स एसेट्स। Is it clear? Here answer in times same as, both are the same formula. Sales, total assets, fixed assets. Fixed assets में क्या क्या आ सकता है? तो लास्ट अब भी देखा, लैंड, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉर्पोरेट, गुडविल एटसेट्रा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट 19 नंबर रेशियोज, वर्किंग कैपिटल रेशियोज। वर्किंग कैपिटल, याद रखना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो।
टर्न ओवर रेशियो। चलो फॉर्मूला में क्या आ सकता है, तो सेम एज सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। हियर सेम एज आंसर इन टाइम्स। देखो तीनों एक ही है, आंसर इन टाइम्स। मगर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, तो देखिए नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, तो प्लीज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, यहां रख दो। देन सेल्स, देखो तीनों में सेल्स, टोटल एसेट, फिक्स एसेट, वर्किंग कैपिटल। हियर वर्किंग कैपिटल मींस नेट वर्किंग कैपिटल। हाउ टू फाइंड आउट, तो टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, तीनों सेम है। इज इट क्लियर? तो 19 हो गए, अब हम जा रहे हैं 20 नंबर वाला रेशियो। इज इट क्लियर? 20 नंबर रेशियोज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला EBIT अपॉन I। EBIT का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट, अपॉन I का मतलब है इंटरेस्ट। देखो ना, I मीन्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या क्या आ सकता है, तो डिबेंचर है या लोन का इंटरेस्ट आ सकता है, लोन का इंटरेस्ट, टेकन लोन। हाँ, तो ये दोनों का इंटरेस्ट यदि डिबेंचर और लोन दिया हो तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिख दो, ये आंसर मिल जाएगा। अब हम जा रहे हैं भैया 21 नंबर वाला रेशियो, बॉर्डर पर आ गए, जिसका नाम है डेटर्स रेशियोस। डेटर्स रेशियो की फॉर्मूला समझ लो, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई 300, 360 या 365 डेज। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल बोथ आर द सेम। बिल्स रिसीवेबल इज वन पार्ट ऑफ डेटर्स, ऐसा बोलते हैं लोग। When mention the debtors in your sum, so that time you consider it. Bills receivable यदि आपको दिया हो तो लिखो, नहीं है तो जीरो लिख दो। नीचे क्रेडिट सेल्स लिखना है। आपको सम्स में सेल्स दिया होगा, कैश बोला है तो कैश, क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट, कुछ भी नहीं बोला है तो इसको क्रेडिट सेल्स मानते हैं, क्योंकि आज मैक्सिमम ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर होता है, तो इसको क्रेडिट मानते हैं। तो यहां लिख देना क्रेडिट सेल्स। मगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल ऐसा बनता है, ऐसा होता है कि आपको क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करना पड़ता है, तो आप फाइंड आउट कर लो। तो क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करके लिख दो। डेटर्स होगा ही कंफर्म, ये हो तो लिखो, ये फाइंड आउट करके लिख दो। अब आया डेज। यदि सम्स में आपको 300 डे लिखा हो तो 300 लिखो, 360 लिखा है तो 360 लिखो, 365 डेज लिखा है तो 365 डेज लिखो। बट समटाइम्स नॉट मेंशन द डेज इन अवर सम, सो दैट टाइम और कंसीडर द 365। यदि नहीं लिखा है डेज तो 365 लिख दो। इज इट क्लियर? अब यहां जो आंसर आता है भैया, मान लो कि आंसर आया 60, तो ये आंसर डेज में आता है, इसके पीछे लगाना है डेज। मान लो कि 20 आया तो पीछे लिखना है 20 डेज, 10 आया तो लिखना 10 डेज। जो आंसर आता है इसके पीछे लिखना है डेज, क्योंकि यहां डे से मल्टीप्लाई किया है। अब ये रेशियो क्या बताता है तो समझो। डेटर्स यानी कस्टमर, जो ग्राहक है वो, और सेल्स, ये दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। ये रेशियो क्या बताता है कि डेटर्स अपने जो क्रेडिट सेल्स के पैसे वो कब रिटर्न करता है। कस्टमर्स व्हेन रिटर्न द
अमाउंट टू द ओनर, यानी इसमें बताता है डेटर्स अपने क्रेडिट सेल्स के पैसे कब देता है वो बता। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल ये दोनों का टोटल करके क्रेडिट सेल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, डे से आंसर मिलेगा डेज में। बे रेशियो क्या बताता है कि अपने जो डेटर्स है कस्टमर है वो कितने दिन में पैसे देते हैं, यानी कलेक्शन पीरियड बताता है। कलेक्शन का मतलब है उघराणी, कितने दिन में आपने कलेक्शन करी है वो बताता है। तो ये जब कम हो तो अच्छा है, क्योंकि द रेशियोज गिव इंफॉर्मेशन व्हाट आर एफिशिएंसी ऑफ द कलेक्शन डिपार्टमेंट। वो एफिशिएंसी बताता है कलेक्शन डिपार्टमेंट की, उघराणी का रेशियो है। तो पैसे कब मिलते हैं वो बताता है। यदि कम है तो अच्छा है कि भैया इतने दिन में एक कस्टमर हमें पैसे दे देते हैं। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हम जा रहे हैं 22 नंबर वाला रेशियो लास्ट, जिसको बोलते हैं क्रेडिटर्स रेशियोज। क्रेडिटर रेशियो फॉर्मूला समझ लो, इसकी फॉर्मूला सेम एज क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल अपॉन क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस मल्टीप्लाई 300, 360, 365। डेटर क्रेडिटर दिया हो तो लिख दो, बिल्स पेएबल हो तो लिखो, नहीं तो जाने दो। क्रेडिट परचेस दिया हो तो लिखो, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो सभी परचेस को क्रेडिट मान लो। डेज मेंशन किया हो तो लिख दीजिए, नहीं लिखा हो तो 365 आर कंसीडर। इसका आंसर मान लो कि 45 डेज आया, इसके पीछे डेज लगाना है। अब ये रेशियो क्या बताता है? तो क्रेडिटर यानी ट्रेडर्स, व्यापारी है, अब हम उनको कितने दिन में पैसे देते हैं वो बताता है कि जो हमने क्रेडिट पे माल परचेस किया था इसके पैसे हम कितने दिन में वो व्यापारी को रिटर्न करते हैं। तो यहाँ 45 डेज में। यदि जितना ज़्यादा होगा ना इतना अच्छा होगा, क्योंकि लेट पैसे देंगे ना तो बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। इज इट क्लियर? तो ये रेशियो जो कम है तो अच्छा है, क्योंकि पैसे लेने हैं, यहाँ पैसा देना है। तो यदि ज़्यादा हो तो ये पीरियड बताता है कि क्रेडिट पॉलिसी क्या है, हमने कितने दिन में पैसे देने वो बताता है। ये ज़्यादा हो तो अच्छा है, ये कम हो तो अच्छा है। दोनों का हमने कंपैरिजन देख लिया। यानी आपके सिलेबस में 22 रेशियोज अब तक हमने पढ़े हैं। अब मान लो कि एक कहानी ये है कि सम्स में आप ऐसा एक कॉलम पढ़ लिया EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम आई का मतलब है इंटरेस्ट, इसमें दो चीज का इंटरेस्ट आता था, डिबेंचर्स और लोन। ये माइनस करते थे तो हमें जो मिलता था उसको हम बोलते थे भैया EBT। क्या बोलते थे? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT। ये मिल गया। अब इसमें से हम माइनस करते थे टैक्स को माइनस करते थे, तो जो हमें मिलता था उसको बोलते थे PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मान लो कि, समझ लेना, मान लो कि सम्स में आपको ए दिया है तो इसमें से माइनस करो तो ये मिल जाएगा, इसमें से माइनस करो तो ये मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? EBIT minus I is equal to EBT minus T is equal to PAT. But sometimes the PAT is mentioned in your sum, so that time how to find out the EBIT? मान लो कि आपको A दिया है PAT, तो इससे ऊपर जाना है तो इसके अंदर ऐड करो तो ये हो जाएगा, इसके अंदर ऐड करो तो ये हो जाएगा। इसलिए मान लो कि 5 लाख है। क्लियर? अब टैक्स का रेट समझ लीजिए। मान लो कि 60% टैक्स है, 60% टैक्स दिया है, तो टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट मान लो कि 100 रुपीज है। इसका 60% करो तो 60 रुपीज टैक्स हो गया। तो इसमें से टैक्स माइनस करो तो PAT मिल गया 40। यदि 40 है तो 60 रुपीज का टैक्स है तो 5 lakhs है, तो क्या होगा देखो ना, मैं लिख रहा हूं नीचे PAT इज इक्वल टू टैक्स।
बोलो पीएटी कितना है 40, तो टैक्स कितना है 60, तो पीएटी हमारा 5 लाख है, तो टैक्स कितना होगा 750। इज इट क्लियर? तो 7,50,000 रुपीज ये टैक्स हो गया भैया, यस और नो। ए मल्टीप्लाई अपन ए करो तो बोलो 750 टैक्स आ गया। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको पीएटी दिया है, ये टैक्स का रेट 60 है, मान लो कि ये 100 है, तो इसका 60 करो तो 60 टैक्स हो गया, तो बचा 40। तो 40 है तो तू 60 है, तो तू 5 लाख है, तो तू 750 है। इसमें ऐड करो तो हो गया 1250। इज इट क्लियर? अब मान लो कि आपको लिखा है 10% डिबेंचर्स 1 लाख रुपीज़ एंड लिखा है 5% लोन अमाउंट 20,000 ऐसा लिखा है, 2 लाख रुपीज़ समझो, 2 लाख। तो इसका 10% करो, 1 लाख मल्टीप्लाई 10/100 इज इक्वल टू 10,000, और इसका 5% करो, 2 लाख मल्टीप्लाई 5/100 इज इक्वल टू 10,000। तो 10,000 इसका और 10,000 इसका ब्याज किया, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 20,000। आई श्योर? इसके अंदर ऐड करो तो 12 लाख और 70,000 हो गया भैया। तो इसके अंदर से माइनस करते तो ये आता था, इसके अंदर ये माइनस करते तो ये आया, इसके अंदर ऐड किया तो 2 मिल गया, इसके अंदर ऐड किया तो ये आ गया। कई बार होता है कि आपको सम्स में पीएटी दिया हो, तो पीएटी में से ईबीआईटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देख लिया। फिर से बोल रहा हूँ, पीएटी 5 लाख है, तो आपको मान लेना है कि टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट 100 है, इस पर इतना टैक्स, तो ये बचा पीएटी 2 है, तो इतना टैक्स है तो 2 है तो 750 हो गया। अब ये दोनों का टोटल तो ये हो गया, इसमें ब्याज ऐड कर दिया कैलकुलेशन करके, हो तो नहीं करना है, तो आपको मिल गया ईबीआईटी। अंडरस्टैंड? तो यहाँ तक 12 रेशियो हमने पढ़ लिया है, यानी कि अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 22 रेशियो देख लें, पूरा डिस्कशन कर दिया सभी के बारे में। अब हम सम्स कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अब सम्स कैलकुलेशन करने में दिक्कत ये होती है कि आपके पास बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि मैं मान लो कि यहाँ लिखूँ कि बुक्स BS शाह यानी सुधीर प्रकाशन का सम्स नंबर 20 कर रहे हैं, तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए। इसलिए प्लीज़ पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप बुक परचेस कीजिए। नेक्स्ट वन, ये चैप्टर में कि कैसे सम्स होते हैं, तो एक सम्स होता है आपको एक ही बैलेंस शीट देते हैं सम्स में, ऐसा सम्स आपको 2 साल का बैलेंस शीट देते हैं, 2005, 2006, 8, 10 ऐसे 2 साल का 8 और 9 यानी 2 साल का बैलेंस शीट देते हैं। तो एक होता है एक बैलेंस शीट वाला सम्स, कई बार 2 बैलेंस शीट वाला सम्स होता है, कई बार 2 कंपनी वाला सम्स होता है, राम श्याम राज काज यानी 2 कंपनी वाला सम्स होता है। ये 3 प्रकार के सम्स, और चौथा नंबर वाला सम्स हम कॉम्प्लिकेटेड सम्स यानी पीजी एमकॉम के लेवल का 1-2 सम्स है, यानी हमारी कहानियाँ पूरी हो जाती है। मेरा पर्सनली मानना है कि हम एक ही सम स्टार्ट करेंगे जिसमें 22 रेशियो कैलकुलेट कर देंगे पूरा। एक सम्स, कोई भी एक सम्स बुक का उठाएंगे, इसके अंदर 22 रेशियो पूरा कर देंगे, यानी एक सम्स आया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? आप बोलेंगे कि सर हमें एग्जाम में कितने रेशियो कैलकुलेट करना है, तो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज की एग्जाम में बोला है कि भैया दैट एंड दैट, ये 3 रेशियो करो तो 3 करना है, 4 बोला तो 4, सभी 22 नहीं करना है। अंडरस्टैंड? यानी कि ये आपका एक टॉपिक है, इतना जितना बोला है इतना ही करो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सम्स पर जाएंगे। देखो यहाँ तक हमने पढ़ाया, जहाँ आपको दिक्कत है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, कई लोग डिमांड करते हैं कि अब नया वीडियो कब आने वाला है, तो ये नया वीडियो आपके पास आ गया है। विदिन 1-2 डेज में और 2 वीडियो हम डालेंगे, आप देखते रहो, आपको अच्छा लगे। ये गवर्नमेंट ने बोला है कि ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करो, तो हमने कर दिया है भैया। और आपको यदि अच्छा लगे तो आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कोई वीडियो शेयर करो।
आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में विद द प्रैक्टिकल सम्स, प्रैक्टिकल कैलकुलेट करेंगे। एक और बात बताऊं कि पॉसिबल होगा तो मैं पीपीटी भी ऐड करने वाला हूँ इसके अंदर, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, आपका खूब खूब आभार। थैंक यू।